नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। लीजिए सुनिए समाचार मुनीश शर्मा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुणवत्ता और विश्वसनीयता ब्रांड इंडिया के आधार स्तंभ होने चाहिए। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय मापिकी सम्मेलन 2021 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा हासिल की गई सफलताओं की सराहना करते हुए खास तौर से देश में तैयार किए गए 2 कोरोना टीकों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में जल्द ही विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योग और संस्थानों के बीच बेहतर सहयोग स्थापित करने के सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप देश में कई विश्व स्तरीय अनुसंधान केंद्रों की स्थापना हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से भारत इस समय विश्व नवाचार रैंकिंग में पहले 50 देशों में शामिल है। श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं ने मिलकर वैश्विक महामारी का हल खोज लिया है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना संकट में वैज्ञानिक संस्थाओं की भूमिका की देश ने सराहना की है। श्री मोदी ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों से देश में छात्रों के साथ अपने अनुभव भी साझा करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि इससे युवा वैज्ञानिकों की एक नई पीढ़ी को तैयार करने में काफी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नए मानक विकसित करने होंगे। उन्होंने कहा कि देश के सामने आज नई चुनौतियां और लक्ष्य हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश में क्षमता निर्माण उन मानकों और गुणवत्ता पर निर्धारित होगा जिन्हें हम बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा कि देश द्वारा अपनाए गए गुणवत्ता मानक भविष्य में विश्व मंच पर उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को तय करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मापिकी सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। मापिकी के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया में हमारे उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ती है। उन्होंने कहा, जरूरत इस बात की है कि न केवल भारत में निर्मित सामानों की मांग को बढ़ावा दिया जाए, बल्कि इनकी स्वीकृति को भी बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय निर्देशक द्रव्य देश में गुणवत्ता वाले उत्पादों के निर्माण में काफी मददगार साबित होगा। श्री मोदी ने कहा कि देश उद्योग उन्मुख दृष्टिकोण से उपभोक्ता आधारित दृष्टिकोण की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, दुनिया भर में भारतीय ब्रांड्स की स्वीकृति से देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग तथा निर्यात में भी इजाफा होगा। श्री मोदी ने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग के बीच बेहतर तालमेल किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय परमाणु समय मापक और भारतीय निर्देशक द्रव्य को भी राष्ट्र को समर्पित किया और राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। नेशनल परमाणु समय मापक भारतीय मानक समय को 2.8 नैनोसेकंड की सटीकता के साथ दर्शाता है। भारतीय निर्देशक द्रव्य का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रयोगशालाओं को गुणवत्ता आश्वासन उपलब्ध कराना है। भारतीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला औद्योगिक उत्सर्जन निगरानी उपकरणों के प्रमाणीकरण में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मददगार होगी। इस मौके पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक शेखर मांडे और केंद्र सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर विजय राघवन भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय मापिकी सम्मेलन 2021 का आयोजन राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली द्वारा किया गया है, जिसने अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है। इस सम्मेलन का विषय है देश के समावेशी विकास के लिए मापिकी। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर 96.19% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 19,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अभी तक 99,46,000 से अधिक लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का केवल 2.36% रह गया है और इस समय देश में
लगभग 2,43,000 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों में मिले 16,505 नए मामलों को मिलाकर संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,03,00,000 को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों में हुई 214 मौतों को मिलाकर अभी तक इस महामारी से 1,49,649 लोगों की जान जा चुकी है। देश में इस समय कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 1.45% है, जो अधिकांश देशों की तुलना में काफी कम है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 25 घंटों के दौरान 7,35,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई और अभी तक देश में 17,56,00,000 नमूनों की जांच हो चुकी है। भारतीय राज्य बिहार में कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के साथ ही आज से सभी शिक्षण संस्थानों को फिर से खोल दिया गया है। विद्यालयों में 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाएं ही लगेंगी। विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में केवल 50% छात्रों को ही आने की अनुमति होगी। इन संस्थानों को छात्रों को अलग अलग बैचेज में बुलाने के लिए कहा गया है और कोरोना महामारी के कारण पिछले साल मार्च से ये संस्थान बंद थे। प्रधान शिक्षा सचिव संजय कुमार ने कहा है कि छात्रों को अपने माता पिता या अभिभावकों से लिखित सहमति लेने के बाद ही कक्षाओं में आने की अनुमति दी जाएगी। शैक्षिक संस्थाओं को निर्देश दिया गया है कि वो उन लोगों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था करें जो इन कक्षाओं में भाग नहीं लेना चाहते हैं। सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में कोविड के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपाय भी जारी किए हैं। परिसर में प्रवेश करने से पहले कर्मचारियों और छात्रों के तापमान की जांच की जा रही है। स्कूल प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो स्टाफ, शिक्षकों और छात्रों के लिए हैंड सैनिटाइजर, तरल साबुन और डिजिटल थर्मामीटर की व्यवस्था करें। हर छात्र को 2 मास्क दिए गए हैं। उधर महाराष्ट्र में भी कोविड संक्रमण की दर लगातार घटती हुई देखकर कुछ जिलों में स्कूलों को आज से फिर खोल दिया गया है। पुणे, नासिक, औरंगाबाद और पालघर की नगरीय सीमा में आने वाले स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को आने की अनुमति है। इन लोगों को कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। ओडिशा सरकार ने भी इस महीने की शुरुआत से सरकारी और निजी क्षेत्र के स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने की अनुमति दी है। स्कूलों को शुक्रवार से खोला जाएगा तथा कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य अगले सोमवार से आरंभ होगा। कक्षा 10 और 12 के छात्रों को स्कूलों में आने दिया जाएगा। साथ ही स्नातक के अंतिम वर्ष तथा परास्नातक, एमफिल और शोध छात्रों को शिक्षण संस्थाओं में आना होगा। पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि भारत में यात्रा को सुगम बनाने के लिए गूगल से सरकार के साथ मिलकर गूगल पर्यटन मानचित्र तैयार करने को कहा गया है। आकाशवाणी के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि सरकार देश में दूरदराज के इलाकों तथा यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन राजमार्गों के निर्माण का काम कर रही है। श्री प्रहलाद ने कहा कि सरकार ने पिछले 5 सालों में देश में पर्यटन क्षेत्र विकसित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि स्वदेश दर्शन और परदेश योजना ने देश में पर्यटन क्षेत्रों के विकास में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर भारत में ओलावृष्टि होने का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही ज्यादातर स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होने और बिजली कड़कने की संभावना भी जताई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्के कोहरे के कारण दृश्यता में कमी थी। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग इलाकों में मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है और अगले 2 दिनों में बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपरी चक्रवात के कारण सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ बन गया है, जिसके दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना है। हाल की बारिश के बाद उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में फिर से उत्तर पूर्वी हवाएं चलने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में कुछ स्थानों पर कड़ाके की ठंड और शीतलहर भी चल सकती है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का स्वास्थ्य स्थिर बताया गया है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद 2 जनवरी को गांगुली की कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की गई थी। सौरव गांगुली की 3 धमनियों में अवरोध था। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है उनकी ईसीजी और स्वास्थ्य संबंधी अन्य रिपोर्ट अब सामान्य है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 के 2 टीकों के इस्तेमाल की अनुमति देने के भारत के निर्णय का स्वागत किया है। संगठन की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि WHO दक्षिण पूर्व एशिया में कोविड-19 वैक्सीन के पहले आपातकालीन उपयोग की अनुमति का स्वागत करता है। इससे क्षेत्र में कोविड महामारी के विरुद्ध लड़ाई को तेज और मजबूत करने में मदद मिलेगी। फिजी में चक्रवात प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भारत से राहत सामग्री की पहली खेप फिजी पहुंच गई है। अगली खेप 6 जनवरी तक पहुंचने की संभावना है। फिजी में पिछले महीने श्रेणी 5 का चक्रवात यासा आया था, जिसकी वजह से काफी तबाही मची थी और ढांचागत सुविधाओं को काफी नुकसान हुआ था। भारत सरकार की राहत सामग्री में ठहरने की वस्तुएं और सामग्री के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी उपकरण भी शामिल हैं। इससे चक्रवात प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता मिलेगी। कोविड महामारी की चुनौतियों के बावजूद राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल ने कम समय में 6 टन से अधिक राहत सामग्री फिजी भेजी, जिसे एयर इंडिया और फिजी एयरवेज ने ऑस्ट्रेलिया में सिडनी होते हुए फिजी तक पहुंचाया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। लीजिए सुनिए समाचार पत्रों से। संकलन और वाचन हर्षवर्धन का है। देश भर से प्रकाशित आज के हिंदी समाचार पत्रों में विविध विषयों पर संपादकीय लेख लिखे गए हैं। प्रमुख समाचारों ने मुख्य पृष्ठ पर स्थान पाया है। 2 स्वदेशी कोविड वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात उपयोग की मंजूरी अखबारों की बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, एक साथ 2 टीकों को मंजूरी देने वाला पहला देश बना भारत। इन टीकों का परीक्षण भी रहेगा जारी, 2-2 डोज लगेंगे। नवभारत टाइम्स की टिप्पणी है, कोरोना पर अटैक की पूरी तैयारी, बस तारीख अभी बाकी। जुलाई तक 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट में छत गिरने से 23 लोगों की मौत और 15 के घायल होने को जनसत्ता ने प्राथमिकता दी है। केंद्र सरकार के विवाद से विश्वास की योजना पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, 1 लाख करोड़ रुपए के कर मामले निपटाए, 20% उद्यमों ने कर विवाद निवारण योजना को चुना। उधर दैनिक जागरण लिखता है, दिल्ली में केंद्रीय माल और सेवाकर विभाग ने 831 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी। बुद्ध विहार इलाके में अवैध तरीके से चल रही गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। अमर उजाला का शीर्षक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कोयले की खान में काम करने वाले शिया हजारा समुदाय के 11 मजदूरों की गोली मारकर हत्या। आतंकी खदान श्रमिकों को पहाड़ी पर ले गए, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया और अन्य को छोड़ दिया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, भारत पर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का भरोसा बरकरार। दिसंबर में 68,558 करोड़ रुपए का निवेश। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक ने बैंकों में पूंजी डालने का ब्यौरा मांगा। पूंजी डाले जाने के बाद बैंकों के प्रदर्शन की भी मांगी जानकारी। जनसत्ता की खबर है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग में अटल सुरंग के पास बर्फबारी में फंसे 300 से ज्यादा सैलानियों को बचाया। 70 वाहनों को पुलिस ने सुरक्षित निकाला। बर्फबारी के बाद कश्मीर का देश के शेष भाग से संपर्क टूटा। दिल्ली में ठिठुरे लोग। विज्ञान सबके लिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल। इस शीर्षक से नवभारत टाइम्स का अपने संपादकीय में लिखना है कि नए साल की शुरुआत में ही केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खुली विज्ञान नीति के तहत वैज्ञानिक शोधों से जुड़ी तमाम जानकारियां और आंकड़े सबको सुलभ कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना बताया जा रहा है कि देश विदेश में विज्ञान और तकनीक को लेकर जो भी गतिविधियां चल रही हैं और उनसे जो निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहे हैं वे कुछ लोगों तक सीमित न रह जाएं, अपनी इच्छा और पसंद के आधार पर हर कोई उन तक पहुंच बना सके। अभी दिक्कत ये है कि दुनिया की सबसे अच्छी और प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिकाएं काफी महंगी हैं। सामान्य व्यक्तियों की बात तो दूर रही, बड़े संस्थानों को भी अक्सर इन पत्रिकाओं का सब्सक्रिप्शन लेने से पहले सोचना पड़ता है। नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के प्रारूप के मुताबिक सरकार का इरादा ये है कि विज्ञान की बेहतरीन मानी जाने वाली 3-4 हजार विज्ञान पत्रिकाओं का एक मुश्त सब्सक्रिप्शन ले और देशवासियों को उन्हें मुफ्त उपलब्ध कराए। इसके लिए सालाना 2-3 हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन इसके फायदों को देखा जाए तो ये रकम कुछ भी नहीं है। ये खुली विज्ञान नीति देश के अंदर होने वाली रिसर्चों पर भी लागू होगी।
प्रस्तावना ये है कि सरकारी फंडिंग से होने वाली तमाम रिसर्चों का भार वास्तव में देश के टैक्स पेयर्स ही उठाते हैं। इसलिए इनसे निकलने वाले नतीजों की जानकारी पाने के लिए उन्हें फिर से पैसा भरने के लिए कहना उचित नहीं। लिहाजा सरकारी सहायता से होने वाले सभी शोधों से जुड़ी रिपोर्टें लोगों को मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। इस नई नीति का प्रारूप 1 जनवरी को सार्वजनिक करके इस पर लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि साल के मध्य तक जरूरी संशोधनों के साथ इस नीति को मंजूरी मिल जाएगी। ध्यान देने वाली बात है कि अब तक किसी भी देश ने इस तरह की कोई पहल नहीं की है। भारतीय समाज इस दिशा में पहले कदम बढ़ाकर अन्य विकासशील समाजों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकता है। इस कदम से न केवल समाज के लोकतांत्रिक मिजाज को मजबूती मिलेगी, बल्कि वैज्ञानिक सोच को लोगों के बीच प्रतिष्ठित करने का काम भी होगा। इससे ये समझ बनाने में मदद मिलेगी कि वैज्ञानिक दृष्टि से सिर्फ लैब में बैठकर रिसर्च करने के लिए नहीं होती। हर पल हर चीज को जिज्ञासा और तर्क से जोड़कर देखना ही वैज्ञानिक विचार पद्धति को अपनाना है। आज के दौर में जब कई पीछे छूट चुकी बहसें नए सिरे से जिंदा हो रही हैं और दफन किए जा चुके अंधविश्वासों के भूत अलग अलग तबकों में सिर उठाते दिख रहे हैं, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इस पहल की अहमियत और बढ़ जाती है। सरकार इस प्रारूप को जितनी जल्दी अपनी नीति का हिस्सा बना सके उतना ही बेहतर होगा। एक और मास्क शीर्षक से दैनिक हिंदुस्तान का अपने संपादकीय के माध्यम से कहना है कि ये एक साबित तथ्य है कि हम इंसान जलवायु परिवर्तन के लिए मूल रूप से जिम्मेदार हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन में मवेशियों का भी योगदान कोई कम नहीं है। ये मवेशी मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। मीथेन वायुमंडल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 84 गुना अधिक जहरीली गैस है। ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन का बहुत योगदान है। मीथेन के जरिए भी उतना ही प्रदूषण होता है जितना कि जीवाश्म ईंधन के जरिए। ये बहुत अच्छी खबर है कि ब्रिटेन की एक स्टार्टअप कंपनी ने विशेष मास्क का निर्माण किया है। इस मास्क को पशु के मुंह या नथनों पर आसानी से लगाया जा सकेगा। जब पशु मीथेन गैस उत्सर्जित करेगा तो ये मास्क उसे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी पानी में बदल देगा। ये मास्क पशुओं को आसानी से पहनाया जा सकता है और उन्हें किसी तरह की तकलीफ होने की आशंका नहीं है। ब्रिटेन में मिली ये सफलता बहुत उम्मीद जगाती है। ज़ेल्प अर्थात जीरो एमिशन पशुधन प्रोजेक्ट नाम के स्टार्टअप का कहना है कि मवेशियों में 60% तक मीथेन उत्सर्जन कम करने में मास्क सक्षम है। मास्क को और विकसित और प्रचारित करने की प्रक्रिया भी चल रही है। ये एक ज्ञात तथ्य है कि कृषि या पशुपालन क्षेत्र में मीथेन गैस उत्सर्जन शुरू से ही चिंता का विषय बना हुआ है और इस मोर्चे पर लंबे समय से काम चल रहा है। पहले एक ऐसे खाद्य पदार्थ का निर्माण किया गया था जिससे पशुओं से होने वाले मीथेन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है, लेकिन इस खाद्य या दवाई की एक खामी भी है, इससे किसी पशु की मौत भी हो सकती है। जाहिर है पशुओं को भोजन में मिलाकर देने वाली खुराक को सफलता नहीं मिली। अब मास्क के आविष्कार से आशा जगी है। ये मास्क पशुओं की पाचन या श्वसन क्रिया के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन अर्थात FAO के अनुसार पशुधन उद्योग 7.1 गीगाटन ग्रीन हाउस गैसों या वैश्विक स्तर पर 14.5% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। अकेले मवेशी उद्योग हर साल 5.24 गीगाटन गैस उत्सर्जन में योगदान देता है। वैसे बनाए गए मास्क से केवल मीथेन उत्सर्जन रोकने का काम ही नहीं बल्कि दूसरे काम भी किए जा सकते हैं। मास्क में GPS सिस्टम लगाया गया है और ये पशु की तमाम गतिविधियों को इसके जरिए रिकॉर्ड कर सकता है। ये पशुपालन उद्योग में बहुत उपयोगी उपकरण सिद्ध हो सकता है। अब कंपनियों को कोशिश ये करनी चाहिए कि दुनिया भर के गोपालकों तक इस मास्क को सस्ते में पहुंचाया जाए। इंसानों के लिए ये संभव है कि हम ऐसे उत्पाद बनाएं जिससे पशुओं द्वारा होने वाले उत्सर्जनों को रोका जा सके, पर ऐसे उत्पाद बनाते हुए पशुओं के अधिकारों को भी सुनिश्चित करना होगा। पशुपालन उद्योग में नए नए यंत्र आ रहे हैं, पर पशुओं के प्रति बुरा बर्ताव भी बढ़ता जा रहा है। उन्हें मास्क पहनाने में सबका हित है, लेकिन इतने भर से जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग के प्रति हमारी जिम्मेदारी कतई कम नहीं हो जाएगी। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। लीजिए सुनिए सामयिक वार्ता। आज की सामयिक वार्ता का विषय है भारत ने कोविड-19 का टीका तैयार किया। आलेख ऑल इंडिया रेडियो के समाचार विश्लेषक कौशिक रॉय का है और अनुवादक तथा वाचक हैं हर्ष वर्धन। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियानों की एक बड़ी सफलता के रूप में भारत के वैज्ञानिक और चिकित्सा समुदाय ने अपनी कर्तव्य की रेखा को पार करते हुए देश के लिए पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन तैयार कर ली है। हैदराबाद स्थित
भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अर्थात DCGI द्वारा सीमित आपातकाल उपयोग के लिए अनुमोदित कर दिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका विकसित कोविशील्ड को भी DCGI द्वारा आपातकाल उपयोग की मंजूरी दे दी गई है। ये दोनों टीके सुरक्षित, कुशल, सस्ते और भारत के मौसम की स्थिति के लिए अनुकूल हैं। सीरम और भारत बायोटेक टीकों को 2 खुराकों में दिया जाना है। सभी टीकों को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच संग्रहित किया जाएगा। टीकाकरण कार्यक्रम जल्द ही घोषित किए जाने की आशा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ उत्साहपूर्ण लड़ाई को मजबूत करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक टीकों के DCGI द्वारा अनुमोदन को निर्णायक मोड़ बताया है। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में प्रधानमंत्री ने कहा, एक उत्साही लड़ाई को मजबूत करने के लिए एक निर्णायक मोड़। DCGI द्वारा @सीरम इंस्ट इंडिया और @भारत बायोटेक के टीकों को स्वीकृति प्रदान किया जाना स्वस्थ और कोविड मुक्त राष्ट्र के निर्माण को और मजबूत बनाता है। इसके लिए पूरे भारत को बधाई, हमारे मेहनती वैज्ञानिकों और नव प्रवर्तनकर्ताओं को भी बधाई। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन अर्थात CDSCO की विषय विशेषज्ञ समिति ने पिछले सप्ताह एक बैठक की और मेसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और मेसर्स भारत बायोटेक के साथ ही कोविड-19 वायरस वैक्सीन के सीमित आपातकालीन अनुमोदन के साथ साथ मेसर्स कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड के टीके के तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण को भी मंजूरी दी। विषय विशेषज्ञ समिति में पल्मोनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, इंटरनल मेडिसिन आदि क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ होते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ SARS-CoV-2 स्पाइक S ग्लाइकोप्रोटीन के संकेतीकरण करने वाला एक रिकॉम्बिनेंट चिंपांजी एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन अर्थात कोविशील्ड प्रस्तुत किया। फर्म ने 23,745 प्रतिभागियों में 18 साल या उससे अधिक उम्र के विदेशी नैदानिक अध्ययनों से उत्पन्न सुरक्षा, प्रतिरक्षा और प्रभावकारिता संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए। कुल टीका प्रभावशीलता 70.42% पाई गई। इसके अलावा सीरम संस्थान को देश के भीतर 1,600 प्रतिभागियों पर दूसरे और तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण करने की अनुमति भी दी गई थी। फर्म ने इस परीक्षण से उत्पन्न अंतरिम सुरक्षा और इम्यूनोजेनिसिटी डेटा भी प्रस्तुत किए और डेटा को विदेशी नैदानिक अध्ययनों के डेटा के साथ स्तरीय पाया गया। विस्तृत विचार विमर्श के बाद विषय विशेषज्ञ समिति ने कुछ विनियामक शर्तों के अधीन आपातकालीन स्थिति में सीमित उपयोग के लिए अनुमति देने की सिफारिश की है। फर्म द्वारा देश के भीतर किए जा रहे नैदानिक परीक्षण जारी रहेंगे। भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के सहयोग से एक पूर्ण विरियन निष्क्रिय कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित की है, जहां से उन्हें वायरस के मूल के उप प्रकार प्राप्त हुए हैं। ये टीका वेरोसेल प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है, जिसने देश और दुनिया भर में सुरक्षा और प्रभावशीलता के ट्रैक रिकॉर्ड को अच्छी तरह से स्थापित किया है। भारत बायोटेक ने विभिन्न जानवरों की प्रजातियों जैसे चूहों, खरगोशों और सीरियाई हैमस्टर में सुरक्षा और प्रतिरक्षात्मकता डेटा उत्पन्न किए और गैर मानव प्राइमेट्स अर्थात रीसस मैकास और हैमस्टर्स पर प्रभाव का अध्ययन भी किया है। इन सारे डेटा को फर्म ने DCSO के साथ साझा किया है। पहले और दूसरे चरण के नैदानिक परीक्षण लगभग 800 लोगों पर किए गए थे और परिणामों से पता चला है कि टीका सुरक्षित है और एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली प्रदान करता है। तीसरे चरण का प्रभावशीलता परीक्षण भारत में आज तक 25,800 स्वयंसेवकों पर किया गया था। देश भर में 22,500 प्रतिभागियों को टीका लगाया गया है और ये टीका अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सुरक्षित पाया गया है। विषय विशेषज्ञ समिति ने वैक्सीन की सुरक्षा और प्रतिरक्षा पर डेटा की समीक्षा की और नैदानिक परीक्षण की स्थिति में विशेष रूप से वैक्सीन के लिए एक और अधिक विकल्प प्राप्त करने के लिए एक व्यापक एहतियात के रूप में विशेष तौर पर वायरस के नए रूप को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक हित में आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए अनुमति देने की सिफारिश की। फर्म द्वारा देश के भीतर चल रहे नैदानिक परीक्षण भी जारी रहेंगे। भारत की कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड ने भी DNA प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक नोवेल कोरोना वायरस 2019 N कोवैक्सीन विकसित किया है। कैडिला ने 1000 से अधिक प्रतिभागियों में भारत में पहले और दूसरे चरण के नैदानिक परीक्षण शुरू किए थे, जो अभी भी चल रहे हैं। अंतरिम आंकड़े बताते हैं कि वैक्सीन 3 खुराक के साथ सुरक्षित और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली है जब इसे इंट्राडर्मेटिक रूप में प्रयोग किया जाए।
इस प्रकार फर्म ने 26,000 भारतीय प्रतिभागियों में तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण करने की अनुमति मांगी है, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित कर दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी ने कई चुनौतियों और अवसरों को जन्म दिया है। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया है। भारत आज संक्रमण वक्र को सफलतापूर्वक समतल करने में सक्षम हो गया है। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।